नमो नमः मित्राणि। कैसे हैं आप लोग? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम संज्ञा सूत्र पढ़ेंगे, है ना। संज्ञा सूत्र में हमने हलन्त्यम पढ़ लिया था। हलन्त्यम के 6 सूत्र भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे संहिता संज्ञा सूत्र। कौन सा? परः सन्निकर्षः संहिता। क्या सूत्र है? परः सन्निकर्ष संहिता। परः, परः का क्या मतलब है? यहाँ पर परः का मतलब अत्यधिक। परः का क्या मतलब है? अतिशय या अत्यधिक। संस्कृत में क्या कहेंगे? अतिशय। और हिंदी में क्या कहेंगे? अत्यधिक। सन्निकर्षः, सन्निकर्षः का क्या मतलब है? सन्निधि। क्या मतलब है? सन्निधि का मतलब निकटता। क्या है? अत्यधिक निकटता को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? और संहिता का ही दूसरा नाम क्या है? संधि। मतलब जहां संहिता होती है वहीं संधि होती है। यहाँ इसका मतलब यह है कि जहां वर्णों की अत्यधिक निकटता होती है वहीं पे क्या होती है? संहिता होती है। उसी को ही संधि या संहिता कह सकते हैं। ठीक है ना। तो संहिता संज्ञा सूत्र क्या है? पर सन्निकर्ष संहिता। तो आप लिखिए इसमें परः का अर्थ। परः मतलब अत्यधिक, और सन्निकर्षः इसका अर्थ है निकटता। निकटता यानी सन्निधि। क्या कह सकते हैं आप इसको? सन्निधि कह सकते हैं। ठीक है। अत्यधिक, अत्यधिक को क्या कह सकते हैं? अतिशयित। अतिशयित। अतिशयित सन्निधि ही। अब इसका अर्थ लिखेंगे आप। अर्थ लिखे, वर्णों के बीच में, वर्णों के बीच में अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है। वर्णों के बीच में अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है। अतः दो या दो से अधिक वर्णों के बीच, दो या दो से अधिक वर्णों के बीच उच्चारण में या लेखन में, उच्चारण में या लेखन में कोई अंतराल न होना, कोई अंतराल न होना संहिता कहलाता है। संहिता कहलाता है। संहिता पद का संबंध, संहिता पद का संबंध निकटता से है। संहिता के बिना, संहिता के बिना सार्थक पद का निर्माण, सार्थक पद का निर्माण संभव नहीं है। संभव नहीं है। समझ में आया आपको? देखिए, जो जब हम कोई वर्णों का उच्चारण करते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो उसको उच्चारण करते समय या उसको लिखते समय जो वर्णों के बीच का जो स्थान है, उस स्थान का अनावश्यक अंतराल न होना, यानी बीच में कोई अंतराल न होना ही क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। हम किसी शब्द को बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं रमेश, सुरेश, इसके बोलने में कहीं बीच में अंतराल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। कोई बीच में रुकावट आ रही है? नहीं आ रहा है ना।
तो जहाँ पे लिखने और बोलने में कोई अंतराल ना आए, कोई रुकावट ना आए, तो वो उसे क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। अब लिखो, संहिता दो प्रकार की होती है। संहिता दो प्रकार की होती है। कालकृत और स्थानकृत। कालकृत और स्थानकृत। आप लिखो आगे, व्याकरण शास्त्र में संहिता, व्याकरण शास्त्र में संहिता का तात्पर्य, संहिता का तात्पर्य संधि से लिया जाता है। व्याकरण शास्त्र में संहिता का तात्पर्य संधि से लिया जाता है। व्याकरण शास्त्र में संहिता को ही हम संधि कहते हैं। और संहिता का जो प्रयोग होता है वो कहाँ हो सकता है? देखो, एक पद के विभिन्न वर्णों में हो सकता है। एक संस्कृत में एक श्लोक है, उस श्लोक के द्वारा बताया गया है कि संहिता पद का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो एक संस्कृत में उसको सुनना, पद्य है, संहितये संहितये पदे नित्या नित्या धातुर उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम पेक्षते। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि एक पद के विभिन्न वर्णों में, एक पद के विभिन्न वर्णों के बीच उपसर्ग और धातु के बीच, समास के दोनों पदों के बीच संहिता का नित्य प्रयोग होता है। यानी संहिता नित्य होती है, संधि नित्य होती है। कहाँ कहाँ होती है? एक पद में, एक पद के अंदर जो वर्ण होते हैं ना उनके बीच, दूसरा उपसर्ग में, तीसरा धातु में, और चौथा समास के दोनों पदों में किसका प्रयोग होता है? क्या होती है? संहिता होती है, यानी संधि होती है। लेकिन संधि कहाँ नहीं होती है? वाक्य के विभिन्न पदों के बीच में संहिता करना, ये केवल वक्ता के इच्छा पर निर्भर करता है। तो संहिता कहाँ नहीं होती है? जहां पे वाक्य होता है ना, और वहां वाक्य निर्माण में जो पाठक है, जो लिखने वाला है, जो वक्ता है, उस वक्ता की इच्छा पर निर्भर करेगी कि उसे संहिता करनी है या नहीं करनी है ना? तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि संहिता का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी उसकी, वक्ता की इच्छा को क्या कहते हैं? विवक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? तभी तो लिखा हुआ है सा विवक्षाम अपेक्षते, सा विवक्षाम अपेक्षते। म को आधा कर देंगे तो अ बाहर आ जाएगा, अपेक्षते। यानी वाक्य में विभिन्न पदों के बीच संहिता का होना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। जब हम वाक्य बनाते हैं ना, तो जरूरी नहीं हम संधि पद लिखें, या हम उसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, है ना? हमने कोई वाक्य लिखा, तौ इमं पाठ्यतः, तौ इमं पाठ्यतः, तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, तौ इमं पाठ्यतः या ताविम इमं पाठ्यतः। तौ इमं को हमने ताविम कर दिया, मिला दिया। हम चाहे तो मिला के लिखे या हम उसको पदच्छेद करके लिखे, इस पर निर्भर है, वक्ता की इच्छा पर निर्भर है। तो ये ध्यान रखना। तो कहाँ कहाँ पे संहिता होती है? एक पद में होती है। एक पद मतलब जैसे पावकः, पावकः एक पद है, इसमें नित्य होती है, संधि होनी है, इसमें संधि होनी आवश्यक है। पावक को क्या लिखेंगे? पौ प्लस अकः, करनी पड़ेगी संधि। धातु और उपसर्ग में, जैसे धातु कोई है प्रति, प्रति तो उपसर्ग है, और ईक्षते क्या है? धातु है। तो इसमें भी दोनों को मिलाएंगे, प्रति उपसर्ग लगाएंगे और ईक्षते धातु मिलाएंगे तो प्रतीक्षते आता है। क्या बनता है? प्रतीक्षते। अब ये प्रतीक्षते नित्य रूप से हमको लिखना ही पड़ेगा, हम इसमें अपनी इच्छा नहीं लगा सकते, ठीक है? उसी प्रकार से समास में, जैसे पीतम अम्बरम यस्य,
पीतम अंबरम यस्य का क्या बनता है? पीतांबरम। क्या बनता है? समास बनता है ना। तो यहाँ पे भी पीतांबरम बनाना पड़ेगा। पीतम अंबरम यस्य स ऐसा नहीं लिख सकते, पीतांबरम लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी नित्य संहिता हो रही है, लेकिन वाक्य है कोई तौ इमम पाठ्यतः। तो तौ इमम को हम तौ इमम अलग अलग भी लिख सकते हैं, और इसको ता विमम भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों को मिला दिया, तौ इमम को मिला दिया तो ता विमम हो गया। मतलब हमने उसमें क्या कर दी? संधि कर दी और ता विमम कर दिया उसको, है ना। तो ये संधि करना या नहीं करना वाक्य में, ये किस पर निर्भर है? वक्ता की इच्छा पर। अगर हम एक पद लिख रहे हैं, केवल एक, तब तो हमको करनी है संधि। लेकिन हम वाक्य बना रहे हैं, तो वाक्य में हम संधि पद अलग अलग करके लिखना हमको जरूरी नहीं है। मिला के भी लिख सकते हैं, अलग भी, अपनी इच्छा पर है। समझे आप कि संहिता कहाँ कहाँ पर नित्य है और कहाँ कहाँ पर इच्छा पर निर्भर है। नित्य तो उपसर्ग में, धातु में, समास में नित्य होगी और एक पद में नित्य होगी। लेकिन वाक्य निर्माण करने में हम अपनी इच्छा पर निर्भर करते हैं कि हमें संधि करनी है कि नहीं करनी है, संहिता करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है ना। तो वाक्य निर्माण पर वक्ता की इच्छा पर निर्भर है। बाकी नित्य कहाँ होगी? एक पद में, समास में, धातु में, उपसर्ग में, ठीक है। ये कंप्लीट है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो, इसमें एक विशेष बात यह है कि जो संधि कार्य है वो दो वर्णों के बीच होता है। किसके बीच होता है? दो वर्णों के बीच, है ना। यानी दो वर्णों की अत्यधिक निकटता होनी चाहिए, तभी संधि कार्य होगा, है ना। तो इसीलिए संधि को संहिता का पर्याय माना गया है। यानी हम संधि को संहिता बोल सकते हैं और संहिता को संधि बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही वर्णों की निकटता है, ठीक है ना। लेकिन हम प्योरली हम ये नहीं कह सकते कि संधि का मतलब संहिता है, ऐसा भी नहीं कह सकते। हाँ, उसका पर्याय लगा सकते हैं, हम उसका एक अन्य अर्थ भी लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से संहिता को संधि बोलना ये भी उचित नहीं है, ठीक है ना। तो परीक्षा की दृष्टि से जिस शब्द में संधि होती है, जिस शब्द में क्या होती है? संधि होती है, उसी में ही संहिता मानी जाती है। अब आप समझ चुके होंगे कि संहिता का अन्य पर्याय शब्द क्या है, संधि क्या है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संहिता संज्ञा विधायक सूत्र किम, संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो क्या बोलोगे? परः सन्निकर्ष संहिता। यानी संहिता संज्ञा का सूत्र कौन सा है? तो परः सन्निकर्ष संहिता, ठीक है ना। ये भूलोगे तो नहीं, परः सन्निकर्ष। तो ये आपको कंप्लीट अच्छे से बैठ गया दिमाग में, भूलना नहीं है। अगर इसमें पूछा जाए कि वर्णानाम अतिशयित सन्निधि किम संज्ञम स्यात्, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि किम संज्ञम स्यात्, वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहते हैं? तो क्या आएगा आंसर? संहिता। क्या आएगा? ठीक है ना। तो ये शब्द है ना, अतिशयित और सन्निधि, ये भी आपको ध्यान रखने, आपको इनको भी दिमाग में बिठा के रखना है कि अतिशयित का मतलब क्या है? अत्यधिक, और सन्निधि का मतलब क्या है? निकटता, और सन्निधि का मतलब सन्निकर्ष, पर का मतलब अत्यधिक, ठीक है। ये ध्यान रखोगे ना। अब आगे हम चलते हैं दूसरे संज्ञा सूत्र पर, है ना। सवर्ण संज्ञा, ये तो संहिता के लिए थी, है ना। अब हम लिखते हैं सवर्ण संज्ञा सूत्र। सवर्ण संज्ञा सूत्र आपको मैंने जब संधि पढ़ाई थी, कौन सी? दीर्घ संधि, तब सवर्ण का अर्थ बताया था, है ना।
किसे कहते हैं सवर्ण? सवर्ण किसे कहेंगे? समान। एक दूसरा अर्थ क्या लगा सकते हैं? सवर्ण को हम समान कह सकते हैं। सवर्ण, आपके समान कोई है या वर्ण उस वर्ण के समान दूसरा वर्ण है तो उसे सवर्ण कहेंगे, ठीक है ना। तो सवर्ण का जो सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, वो क्या है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। क्या है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। क्या लिखेंगे? इसको अलग अलग करेंगे तो क्या निकलेगा? तुल्यास्य। इसको भी अलग करेंगे ना तो देखो क्या निकलेगा? तुल्य आस्य। क्या निकलेगा? प्रयत्नम सवर्णम। देखो तुल्य आस्य, चार पद निकल रहे हैं, तुल्य आस्य और प्रयत्नम और सवर्णम, ठीक है। यहाँ पे तुल्य का मतलब तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। तुल्य मतलब एक जैसा, समान। आस्य का क्या मतलब है? यहाँ उच्चारण स्थान। क्या मतलब है? स्थान। और प्रयत्न का मतलब यहाँ कौन से प्रयत्न से है? आभ्यंतर प्रयत्न से है। प्रयत्न का मतलब क्या है यहाँ पे? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न। दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर, है ना। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब है, प्रयत्न का मतलब, ठीक है ना। और आस्य का मतलब क्या है यहाँ पे? आस्य का अभी क्या बताया मैंने आपको? उच्चारण स्थान। क्या बताया? उच्चारण स्थान। और सवर्ण का मतलब तो आपको पहले बता चुकी हूं मैं, समान। समान। लिखा आपने? अब इसका अर्थ क्या बनेगा? इसका अर्थ ये बनेगा कि जिन वर्णों का, लिखो भले आप, अर्थ लिख लो, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं, वे एक दूसरे के सवर्ण कहलाते हैं। वे एक दूसरे के सवर्ण वर्ण कहलाते हैं। सवर्ण कहलाते हैं, ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो आगे, उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न ही, उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न ही सवर्ण संज्ञा का आधार है। आभ्यंतर प्रयत्न ही सवर्ण संज्ञा का आधार है। समझे आप इसका अर्थ? देखो, जब किसी वर्ण का, कोई दो वर्ण है ना, कोई दो वर्ण है, उन दोनों वर्णों के एक तो आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों समान है। मान लो एक कंठ से बोला जाता है, एक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। दूसरे का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। दोनों का समान उच्चारण स्थान हो गया ना।
उच्चारण स्थान समान कैसे होगा? दोनों के समान उच्चारण स्थान होने चाहिए। अगर एक का कंठ है तो उसका भी कंठ होना चाहिए, ठीक है ना। एक का तालु है तो दूसरे का भी तालु होना चाहिए, ठीक है ना। साथ में उच्चारण स्थान के साथ साथ में उनके आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं ना, 5 होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। कितने होते हैं? 5। वो 5 आभ्यंतर प्रयत्न समान होने चाहिए, है ना। उन 5 में से कोई आभ्यंतर प्रयत्न दोनों के समान होने चाहिए। 5 होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है ना। तो वो उन 5 में से कोई आभ्यंतर प्रयत्न, एक स्पृष्ट या ईशत स्पृष्ट या विव्रत, है ना, वो मिलते हो तो उसको क्या कहेंगे? सवर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? सवर्ण। आपने दीर्घ संधि का एक सूत्र पढ़ा होगा। क्या पढ़ा? दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? संधि करने वाला सूत्र बताओ। अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे, तो सवर्ण वहां पे भी आ रहा है, तो अक के बाद अगर कोई भी सवर्ण आए तो दीर्घ हो जाता है, यही है ना उसका अर्थ, यानी, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सवर्ण का संज्ञा सूत्र क्या है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम। तुल्य आस्य, तुल्य का मतलब समान, आस्य का मतलब उच्चारण स्थान, और प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न, और सवर्ण मतलब समान, है ना। यानी जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं उनको सवर्ण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? आ गया समझ में? हमने 2 संज्ञा सूत्र पढ़े, एक तो संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता, दूसरा पढ़ा हमने तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। तो पहला कौन सा पढ़ा था? संहिता संज्ञा सूत्र। दूसरा कौन सा पढ़ा है? सवर्ण संज्ञा सूत्र, ठीक है ना। ये याद हुआ आपको अच्छे से? इसके बाद हम पढ़ेंगे पद संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? पद किसे कहते हैं, है ना। तो उसके लिए एक सूत्र दिया हुआ है संस्कृत में। क्या है? सुप्तिंगंतम पदम। क्या दिया गया है? सुप्तिंगंतम पदम। तो वो भी हम लिखेंगे अभी। अब लिखेंगे पद संज्ञा सूत्र। पद संज्ञा सूत्र क्या है? देखो, सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम। क्या सूत्र है? सुप्तिंगंतम पदम। बोलिए आप लोग, सुप्तिंगंतम, 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 ठीक है। तो ये क्या करता है? पद संज्ञा करता है। क्या करता है? हम हिंदी में जिसे शब्द बोलते हैं ना, संस्कृत में उसको ही हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। लेकिन पद का अर्थ यहाँ पे अलग है, थोड़ा सा अलग। क्या है कि जिसमें सुप और तिंग जिसमें जुड़े हो उसे पद कहते हैं। जिसमें क्या जुड़े हो? सुप और तिंग। अब ये सुप क्या है, तिंग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सुप का मतलब शब्द रूप, जो शब्द रूप बनाने के लिए प्रत्यय हम जोड़ते हैं संस्कृत में। राम को रामः बनाने के लिए जोड़ते हैं, रामो बनाते हैं, रामः बनाते हैं। तो ये इनको बनाने के लिए जो सुप प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? सुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप। और तिंग का मतलब जो धातु रूप हम पढ़ते हैं, पठती, पठता, पठंती, ये पढ़ते हैं ना, इसमें जो पठती, अति जो लगा है, अति, अत, अंति, ये जो लगा है ये क्या है? तिंग है। ये क्या है? तिंग। तो सुप तो किस में जुड़ते हैं? शब्दों में। और तिंग किस में जुड़ते हैं? धातु रूपों में। तो सुप और तिंग जिनमें जुड़ जाए उन्हें ही क्या कहेंगे? पद कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? पद। तो राम, केवल राम लिख दिया हमने, हिंदी वाला राम, जिसमें कोई विसर्ग नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, वो पद नहीं कहलाएगा, वो हिंदी का शब्द कहलाएगा। लेकिन हमने उसमें रामः ऐसा लिखा है, रामो लिखा या रामा लिखा, तो वो क्या बन गया? पद बन गया। वो संस्कृत का क्या बन गया?
पद बन गया। अब गच्छ धातु है, गच्छ जो धातु है तो वो क्या पद नहीं कहलाएगी जब तक हम उसमें तिंग नहीं जोड़ देते। तो गच्छति ऐसा बना दिया तो वो क्या बन गया, पद बन गया। क्या बन गया? तो सुप और तिंग जिनके अंत में जुड़ जाए उसे सुप्तिंग अंतम पदम सूत्र के आधार पे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ, पहले तो इसका अर्थ लिख लो आप। सुप अंत वाले, सुप अंत वाले तथा तिंग अंत वाले तथा तिंग अंत वाले शब्दों की पद संज्ञा होती है, शब्दों की पद संज्ञा होती है। ठीक है ना, समझ में आ गया? यानी जिनके अंत में क्या जुड़ जाए, सुप और तिंग जुड़ जाए, ऐसे शब्दों को ही क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अर्थात लिख लो, अर्थात जिन शब्दों में सुप और तिंग जुड़ जाते हैं वे पद कहलाते हैं, वे पद कहलाते हैं। आ गया समझ में आपको? तो ये हो गई पद संज्ञा। क्या हो गई? पद संज्ञा। अब आपको मैं इसके बाद वृद्धि और गुण संज्ञा, ये तो वैसे लिखवा चुकी हूं मैं आपको, लिखवा चुकी हूं ना। अदेंग गुण क्या करता है, गुण संज्ञा करता है ना, ये लिखवा चुकी हूं। वृद्धि के लिए मैंने एक लिखवाया था, वृद्धि रादेच। वृद्धि रादेश सूत्र क्या करता है, वृद्धि संज्ञा करता है। क्या करता है? ये दोनों आपको लिखवा चुकी हूँ, तो हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा बनेगा, सुप तिंग अंतम पदम, ऐसे निकलेंगे इसके पद। ठीक है, लिख लिए? ये लिख लिया, अब मिटा दूं, इसी के नीचे लिख लेना ये जो सूत्र लिखा है। अब हम कौन सा सूत्र लिखेंगे, गुण संज्ञा, गुण संज्ञा सूत्र। आदेंग अदेंग अदेंग गुण, अदेंग गुण, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अत प्लस एंग। ये प्रत्याहार है ना, एंग, इसलिए हमने इसके नीचे हलंत लगाया, अत और एंग। अब यहाँ अत का मतलब क्या है, अत का मतलब केवल अ है। क्या है? अ। और एंग का मतलब ए और ओ है। ठीक है, अत का मतलब अ और एंग का मतलब ए और ओ। तो क्या अर्थ निकल गया इसका, ऋस्व अ और ए और ओ, ये तीनों क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। तीनों को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो लिख लो अर्थ इसका, ऋस्व अ तथा ए ओ, ऋस्व अ तथा ए कॉमा ओ की गुण संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है। ठीक है ना। अब इस गुण में ही हम है ना, अ का मतलब क्या लगाते हैं, अ का मतलब अर और अल से है। क्या है? अ का मतलब अर और अल, है ना। जैसे महर्षि, तवलकार, अल, अल और अर। अ का मतलब क्या है, अर और अल। लेकिन अर और अल को हम गुण संज्ञा नहीं बोल सकते, केवल अ को ही बोलते हैं गुण, है ना। तो जो अर और अल बनता है वो उरण रपरह सूत्र से बनता है। किससे बनता है? तो ये लाइन लिख लो आप कि अर तथा अल, अर तथा
अल में आने वाला र और ल, र आधा और ल भी आधा, ठीक है, में आने वाला र और ल उरण रपरह सूत्र से, उरण रपरह, उरण रपरह सूत्र से आते हैं, आते हैं। ये र और ल, नीचे हलंत लगाना, ये र और ल गुण के अंग नहीं है, गुण के अंग नहीं है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। तो गुण संज्ञा सूत्र क्या है? अदेंग गुणः, ठीक है, याद हो गया। इसके बाद हम संज्ञा सूत्र जो पढ़ने वाले हैं वो है वृद्धि, वृद्धि संज्ञा सूत्र। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि संज्ञा सूत्र, ठीक है। वृद्धि संज्ञा सूत्र तो सबको याद ही होगा क्योंकि हमने संधि पढ़ी है। वृद्धि रादेच, क्या सूत्र है? वृद्धि रादेच। ये नीचे च के नीचे हलंत है, इतना सा सूत्र है वृद्धि रादेच, छोटा सा सूत्र है। अब इसके पदों को हम निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा इसमें से बताओ? एक तो निकलेगा वृद्धि ही, ये र विसर्ग में बदल गया, आत और एच, ये निकलेगा वृद्धि, आत और एच, ये तीन पद निकले। इनको लिखो। अब यहाँ पे जैसे वहां पे आत, अत का मतलब अ था, यहाँ पे आत का मतलब आ है। क्या है? आ। और एच का मतलब क्या है? आई और औ। ए और ओ नहीं है, आई और औ है। इसमें हमने एक वृद्धि कर दी, गुण में जैसे जो कम था उसमें इसमें वृद्धि कर दी, वृद्धि बन गई, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ होगा बताओ, कोई बता सकता है आप लोगों में से? आ, आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। क्या अर्थ हुआ? आ, आई और औ की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। लिखो, आ तथा आई कौमा औ की वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा होती है, अर्थात वृद्धि से तात्पर्य, वृद्धि से तात्पर्य इन तीनों वर्णों से लिया जाता है, ठीक है। इसमें भी आल और आर आता है ना, आल और आर आता है कि नहीं आता है? तो जो आ से आर और आल बनेगा वो उरण रूप रपरह सूत्र से बनेगा। किस सूत्र से बनेगा? उरण रपरह सूत्र से बनेगा, ठीक है। तो लिखो आप इसमें भी कि आर तथा आल में आने वाला, आर तथा आल में आने वाला, या आने वाले कर दो, आने वाले र तथा ल, हलंत वाला र और तथा ल, हलंत वाला ल, उरण रपरह सूत्र से आते हैं। उरण, उरण रपरह सूत्र से आते हैं। कौन सा सूत्र है? उरण रपरह सूत्र। ये वृद्धि के अंग नहीं है, ये वृद्धि के अंग नहीं है। तो इतने आपको याद होने चाहिए, बस ये तो आपको याद होने ही चाहिए, है ना। प्रग्रह संज्ञा सूत्र कौन सा है?
प्रग्रह संधि पढ़ाई थी ना मैंने, उसमें एक सूत्र पढ़ाया था प्रग्रह संज्ञा करने वाला। बताओ क्या था वो? इदु दे द्विवचनम प्रग्रियम, पढ़ाया हुआ है ना? इदु दे द्विवचनम प्रग्रियम, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया? भूल गए? नहीं पढ़ाया? देखना, आप चेक करना, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? अगर नहीं पढ़ा है, नहीं लिखा है तो लिखवा दूंगी कल, ठीक है? तो इतना आप याद करना। आज हमने कौन से संज्ञा सूत्र पढ़े हैं, कौन कौन से संज्ञा सूत्र पढ़े हैं आज हमने? तो पहला तो पढ़ा है संहिता संज्ञा, और संहिता संज्ञा सूत्र क्या है? परः सन्निकर्ष संहिता। दूसरा संज्ञा सूत्र क्या पढ़ा हमने? बताओ। सवर्ण संज्ञा सूत्र। कौन सा पढ़ा है? सवर्ण संज्ञा सूत्र। इसका मतलब क्या है? इसका संज्ञा सूत्र क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम। तीसरा संज्ञा सूत्र कौन सा पढ़ा है? पद संज्ञा सूत्र। सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम। चौथा संज्ञा सूत्र कौन सा पढ़ा है? वृद्धि संज्ञा सूत्र। क्या है सूत्र? वृद्धिरादेश। इससे पहले हमने शायद गुण संज्ञा सूत्र पढ़ा है ना? क्या है वो सूत्र? अदेंग गुणः। क्या है? अदेंग गुणः। तो आज हमने टोटल कितने पढ़ लिए संज्ञा सूत्र? 5। ये पांचों आपको याद करने हैं अच्छे से, और इनके अर्थ को भी समझना है, इनके पदच्छेद करते हुए हमको अर्थ करने, ठीक है ना? तो ये आपको लिख लिख के देखना है बार बार, तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। पुनर्मिलामः। राधे राधे।